मैं हूं पारस और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। बच्चों को भूखा मार दूं क्या? हाँ मार दे, मैंने अपनी आंखों से देखा। तेरी माँ तो लोगों के साथ जाते हैं। माँ बाप के दरमियान लड़ाई और चपकलिश का सबसे ज्यादा असर औलाद पर पड़ता है। मैं काम पर जा रही हूँ, तू मेरे साथ चल। मुझे अब्बा ने सब कुछ बता दिया, तुम पता नहीं कहाँ कहाँ जाती हो। शब्बीर का कहना है कि खानगी जिंदगी एतमाद और भरोसे से चलती है, लेकिन बाज घराने ऐसे होते हैं जिनमें एक दूसरे पर भरोसा और यकीन न होने की वजह से तरह तरह के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में घरेलू जिंदगी तेजी से बर्बाद होने लगती है। माँ बाप के दरमियान लड़ाई और चपकलिश का सबसे ज्यादा असर औलाद पर पड़ता है। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। सलीम और उसकी बीवी में लड़ाई हो रही थी और उनके बच्चे दूसरे कमरे में सहमे दुबके हुए पड़े थे। बच्चे अभी भी भूखे सोए, कुछ फिक्र है आपको? तो क्या करूं, कहां से लाऊं? काम धंधा नहीं है, महंगाई देख रही कितनी हो गई है। तो क्या करें, बच्चों को भूखा मार दूं क्या? हाँ मार दे, जान झूठ है मेरी बच्चों से, बच्चों को मार दूं। उधर शब्बीर ने देखा कि बड़ा 10 साला बेटा सावन 4-5 छोटे भाई बहनों को खामोश रहने का इशारा कर रहा था। ना जालिम बाप मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, ना खुद कुछ करते हो ना मुझे करने देते हो। मैंने तुमसे बोला मैं बंगलों में जाके झाड़ू बर्तन कर लेती हूँ, कम से कम अपने बच्चों को 2 टाइम की रोटी तो खिला सकूंगी। जा ना, किसने रोका, जा। मैं चली जाती हूँ लोगों की गुलामी करने और तुम ये सुकून से बैठे रहो। देख मेरा दिमाग खराब नहीं, दफा यहाँ से, जा। और जब उसे लगा कि माँ बाप में से कोई उधर आने वाला है तो वो भी सब बच्चों के साथ दुबक कर सोने की अदाकारी करने लगा। गुलामी करने के लिए दिमाग खराब कर दिया। नादिया झुंझला कर उठी, लाइट बंद की और खामोशी से बच्चों के पास जाकर लेट गई। जब उसे महसूस हुआ कि बड़ा 10 साला बेटा जाग रहा है तो उसने उसे प्यार किया। बेटा तुम सोए नहीं ना अभी तक? जी मम्मा। भूख की वजह से नहीं आ रही? नहीं तो। तुम देखना तुम्हारी मम्मा कल से काम पर जाएगी, तुम लोगों के लिए खूब सारी चीजें लेकर आएगी खाने पीने की। माँ पापा क्यों चीख रहे थे? वो लड़ रहे थे ना आपसे? नहीं बेटा छोड़ो उन्हें, उनका तो काम ही यही है। चलो अब तुम सो जाओ शाबाश, और अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना, ठीक है? सलीम और नादिया की 15 बरस पहले शादी हुई थी। उनके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। सबसे बड़ा बेटा सावन 10 बरस का था। सलीम मुबैना तौर पर कामकाज नहीं करता था, गुस्से का तेज था और शकी मिजाज भी था। हालात से मजबूर होकर नादिया ने बंगलों में काम करना शुरू किया तो बच्चों को 2 वक्त की रोटी और कपड़े मिलने लगे, लेकिन शौहर बीवी पर शक करने लगा। शब्बीर ने देखा कि नादिया झाड़ू पोछे से फारिग होकर किचन में धुले हुए बर्तन रख रही थी कि उसे मालिकन ने आवाज दी। नादिया काम खत्म हो जाए तो मेरे पास आना। नादिया ने जल्दी से अपने दुपट्टे से हाथ साफ किए और मालिकन के सामने पहुंच गई। जी बेगम साहिबा। नादिया ये थैले में कुछ कपड़े हैं, ये तुम ले जाना, मेरा ख्याल है तुम्हारे बच्चों के आ जाएंगे। अच्छा, और फ्रिज में कुछ खाना रखा है, जाते हो वो भी ले जाना, ठीक है? काम खत्म हो गया तुम्हारा? जी बाजी। अच्छा रुको, सुनो, जो बात करनी थी वो तो मैं भूल ही गई। कल हमारे यहाँ कुछ मेहमान आ रहे हैं, दावत है, घर में बताकर आना। अगर देर सवेर हो जाए कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं तुम्हें छुड़वा दूंगी। जी ठीक है। नादिया ने कपड़ों का थैला उठाया, किचन से खाना निकालकर एक थैले में भरा और दरवाजे से बाहर निकल गई। अब नादिया के बच्चे मुनासिब कपड़े भी पहनने लगे थे और उनको अच्छा खाने को भी मिल रहा था, और तो और मालकन के दिए हुए खिलौनों से भी बच्चे खेलने लगे थे। दूसरी तरफ नादिया का शौहर ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि उसकी बीवी पर इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही थी। अब उसे तरह तरह के ख्याल और वसवसे सता रहे थे। शब्बीर ने देखा कि नादिया का शौहर शुकूक व शुबहात में मुब्तला था और कहीं ख्यालों में खोया हुआ था। उसने अपनी फर्जी कहानी में देखा, जब उसकी बीवी ने बंगले की घंटी बजाई तो दरवाजा मालिकन के बजाय मालिक ने खोला था। अरे आ जाओ आ जाओ, आज तुमने बड़ी देर कर दी आने में। जी साहब। अरे आ जाओ। ऐसा करो, मेरे लिए कप चाय बनाकर ले आओ। बाईजी जो तुम्हारी है नहीं, आ जाएंगी शाम तक। लेकिन अरे अरे, परेशान होने की कोई बात नहीं है।
जी। नादिया खामोशी से किचन में गई, 2-4 बर्तन धोने के साथ चाय चढ़ा दी और फिर सलीके से चाय का कप लेकर मालिक के पास पहुंच गई और मेज पर रखकर वापस आने लगी तो मालिक ने चाय की चुस्की लेते हुए उसकी तारीफ कर दी। वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने। वैसे नादिया, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? अब 6 बच्चे हैं मेरे। शौहर क्या करता है तुम्हारा? साहब वो कोई कामकाज नहीं करता। ओह अच्छा अच्छा, ऐसा करो मेरा बटवा ला के देना सामने से। जी। ऐसे करो, ये रख लो। अरे बच्चों के लिए कोई चॉकलेट्स वगैरह ले जाना, रख लो, कोई बात नहीं। वैसे चाय तुमने बहुत अच्छी बनाई थी। शुक्रिया। नादिया ने खामोशी से नोट लेकर रख लिया और कुछ कहे बगैर किचन में काम करने लगी। नादिया का शौहर अपनी फर्जी कहानी की सोच से बाहर निकला तो उसकी नजर एक कीमती खिलौने पर पड़ी जिससे उसके बच्चे खेल रहे थे। गुड़िया, ये खिलौना किसने ला के दिया तुमको? अब्बा ये अम्मा लाई थी। अम्मा लाई थी? सलीम के माथे पे परेशानी के आसार उभरे और वो अपनी बीवी को फोन करने लगा जो काम पर गई हुई थी। नादिया ने फोन नहीं उठाया तो सलीम का शक और बढ़ गया। नादिया और सलीम के दरमियान दूरियां बढ़ती जा रही थी और एक दिन तो उसे बिल्कुल यकीन हो गया कि उसकी बीवी मुबैना बदकिरदारी से पैसे कमा रही थी। हुआ ये कि सलीम ने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 11 बज रहे थे और नादिया अभी तक काम से वापस नहीं आई थी। सलीम ने नादिया को फोन किया तो उस वक्त वो मालिक के साथ गाड़ी में घर आ रही थी। नादिया ने जैसे ही फोन पर हेलो कहा तो उसी वक्त मालिक ने भी नादिया से दाएं या बाएं मुड़ने का पूछा। ये आवाज सलीम के कान में पड़ी तो वो आग बबूला हो गया। हेलो, हाँ हाँ बस आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। कहाँ मुड़ना है? अरे मुझे आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही मुझे। फोन कटने पर सलीम का गुस्सा मजीद बढ़ गया। उसने खिड़की खोल ली और नादिया की राह तकने लगा। इसी दौरान मालिक ने उसे दरवाजे पर उतार दिया। चली जाओगी? अच्छा वो डिग्गी से अपना खाना वगैरह ले जाना, ठीक? जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं निकाल लेती हूँ। मालिक ने डिग्गी खोलकर खाना निकालकर नादिया को दिया और उसके साथ ही इजाफी मजदूरी के 500 रुपए भी उसे थमा दिए। ये सारे मंजर नादिया का शौहर देख रहा था। इस वाक़े के बाद नादिया के शौहर ने अपनी बीवी पर बदचलनी का इल्जाम लगाकर उसे तलाक दे दी। 10 साला सावन समेत 3 बेटे अपने पास रख लिए जबकि नादिया 2 बेटियों और 1 बेटे को लेकर चली गई। 10 साला सावन की समझ में नहीं आ रहा था कि माँ क्यों चली गई थी। 10 साला बच्चा माँ के बगैर न सिर्फ परेशान था बल्कि उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। घर में तोड़फोड़ करने लगा था, बाप से भी जबान चलाता था। एक दिन सावन का बाप घर में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक थैला था। उसने बेटे को आवाज दी तो सावन ने मुड़कर नहीं देखा, हालांकि वो सामने ही था। मेरी माँ वगैरह नहीं है, मुझे उसके पास जाना है। उसके पास जाएगा तू? अबे आज के बाद पुलिस का नाम नहीं है, तुझे तेरी माँ दोनों को जिंदा गाड़ दूंगा जमीन में। खाना पकड़, खा। नहीं खाना, मुझे खाना। सावन ने बाप के हाथ से खाने का थैला छीनकर फेंक दिया और भागने लगा तो बाप ने उसे दबोचकर पलंग पर दे मारा। जब नादिया के साबिक शौहर ने देखा कि बेटा बागी हो रहा है तो उसने उसे माँ के खिलाफ करने के लिए प्यार मोहब्बत का ड्रामा रचाना शुरू कर दिया और बेटे को यकीन दिला दिया कि उसकी माँ बदचलन थी। शब्बीर ने देखा कि सावन बाप के सामने खामोशी से गर्दन झुकाए बैठा था और बाप मक्कारी से रो रहा था। बेटा, तेरी माँ के जाने का मुझे भी बहुत दुख है, मगर मैं क्या करता। महल्ले वाले बड़ी उल्टी तरह की बातें करते थे तेरी माँ के लिए, और महल्ले वालों की बात नहीं बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा तेरी माँ को लोगों के साथ जाते हुए। तू तो अभी बच्चा है बेटा, जब बड़ा होगा तो लोगों के तानों को तू सह नहीं सकेगा। तेरी माँ बुरी नहीं थी बेटा,
लेकिन तेरी उस कमबख्त खाला ने तेरी माँ को बिगाड़ दिया। तुझे तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है ना बेटा? तो ठीक है, तू खुद अपनी माँ का पीछा कर और जाके देख कि वो कहाँ कहाँ किस किस के साथ जाती है। एक गिलास पानी पिला दे बेटा। सावन खामोशी से उठा और गर्दन झुकाए झुकाए बाप को पानी दे दिया। बेटे को मां के खिलाफ करने का नुस्खा काम आ गया। सावन का जी चाह रहा था कि उसे कहीं उसकी मां नजर आए तो उसे गोली मार दे। फिर उसने मां का पीछा करना शुरू कर दिया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सावन की मां बंगले पर काम करने के लिए पैदल जा रही थी। वो बुर्के में थी। उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मुड़ के देखा तो उसका अपना बेटा था। मां ने लपक कर बेटे को गले से लगाने की कोशिश की। तुझे अब्बा ने मारा है क्या? नहीं तो। अच्छा चल, मैं काम पर जा रही हूँ, तू मेरे साथ चल। वैसे भी बेगम साहिबा तुझे बहुत याद कर रही हैं। नहीं अम्मा, तुम झूठ बोलती हो, तुम काम पे नहीं जाती। तो फिर कहाँ जाती हूँ मैं? मुझे अब्बा ने सब कुछ बता दिया, तुम पता नहीं कहाँ कहाँ जाती हो। क्या? अरे मेरी बात तो सावन ये कहकर तेजी से वापस दौड़ता चला गया और माँ दिल पकड़ कर रह गई। बाप ने 10 साला बेटे को मां के खिलाफ इतना भड़का दिया था कि एक दिन उसने बाप की पिस्तौल निकाली और बुर्का ओढ़कर मां को मारने के लिए निकल खड़ा हुआ। शब्बीर ने देखा कि सावन की मां और उसकी खाला दोनों बुर्के में थी। सावन खुद बुर्के में उनका पीछा कर रहा था। फिर शब्बीर ने गोली चलने की आवाज सुनी और सावन को वहां से भागते देखा। 10 साला बेटे ने अपनी मां की जान ले ली थी, जबकि उसकी खाला शदीद जख्मी हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से सावन को गिरफ्तार कर लिया था। बाप भी पकड़ा गया था। इस अलमनाक वाक़े को पुलिस की ज़बानी भी सुन लीजिए। ये खानदानी रंजिश और वालिदैन की जो आपस में चपकलश है वो इस हादसे का मौजब बनी है। 10 साल का बच्चा था, 10-12 साल का। वालदा जो है उसकी 38 साल उम्र है, 38 ईयर्स। उसने इस मुल्ज़म बच्चे के वालिद यानी कि सलीम अपने खामन के खिलाफ अपनी बेटी के रेप का मुकदमा दर्ज कराया। तो जो अदालत में जाके बच्ची ने बयान दिया जिस पे वो डिस्चार्ज है, उस शख्स ने प्लान करके उसे ही रिवर्स किया है। उसी की औलाद को जिस तरह उसने अपनी बेटी को इस्तेमाल किया, इसने अपने बेटे को अपने दोस्त के साथ प्रोग्राम बना के उसका ज़हन पुख्ता करके उसे ब्रीफ करके उसे इस बात पे उभारा कि उसकी वालदा ठीक नहीं है, उसका करैक्टर ठीक नहीं है, और मजबूर कर दिया और बुर्का पहना के उसे यहाँ तक छोड़ के गया। वो वेट में रहा, पिस्टल उसके पास था। उसने बड़े महाराना अंदाज से, अगर आप वो वीडियो देखें, बड़े महाराना अंदाज से वो फायरिंग की। और वो एक साथ उसकी से बहन थी, उसके हाथ पे भी फायर लगा। वो भाग गई है, वरना शायद उसे भी मार देता। एक छोटा भाई था उसका 4 साल का, वो उसके पास ही रहा है। वालदा को उसने फायर मारा, एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। शब्बीर ने गुजरांवाला में 10 साला बेटे के हाथों सगी मां के कत्ल को अलमनाक वाक़या करार दिया है और कहा है कि बच्चा हर लिहाज से बेकसूर है, क्योंकि वाक़े का मास्टरमाइंड मुबैना तौर पर उसका बाप था, या फिर वो हालात थे जिसने बच्चे की नफ्सियात को बर्बाद करके रख दिया था और उसे ऐसा भयानक काम करना पड़ गया। वो आया, उसने अपनी माँ के पहले कलेजे में फायर मारा, उसके बाद फिर उसकी गर्दन के ऊपर पाँव रख के उसके साथ में फायर। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने खानेवाल में एक ऐसे खानदान को देखा है जो अपने घर के एक फर्द के अचानक गायब हो जाने पर सरापाए एहतजाज बना हुआ था। 50 साला अशफाक बलोच गैर शादीशुदा था और इलाके में पकोड़ों और समोसों की दुकान लगाता था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं खानेवाल के नवाही गांव 14 आर बांटियां वाला के हैं, जहां 50 साला मेहनतकश अशफाक के अहले खाना और महल्ले वाले अशफाक की बरामदगी के लिए एहतजाज कर रहे थे। शब्बीर ने जब लोगों से पूछा तो पता चला अशफाक जो गैर शादीशुदा था, अरसे दराज से पकौड़े और समोसे बेचता था,
कि एक दिन अचानक गायब हो गया। पुलिस ये कहकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर रही है कि ये केस उनके इलाके का नहीं है। मोहम्मद अशफाक किस तरह लापता हुआ, इसके बारे में शब्बीर को जो कुछ पता चला था उसकी ड्रामाई तश्कील कुछ इस तरह से है। एक दिन अशफाक हस्ब मामूल पकौड़े तलने और बेचने में मसरूफ था कि उसका एक बेतकल्लुफ दोस्त भी वहां आ गया जो अशफाक से छेड़खानी कर रहा था। इश्तियाक भाई, शादी कर लो, जिंदगी भर ये पकौड़े तलते रहोगे क्या? अबे यार कैसी बातें कर रहा है यार, अपने हाथ में तो शादी की लकीर ही नहीं है यार। इशफाक भाई देर हो रही है, कब से बातों में लगे हुए, पकौड़े दे दो 50 के। अबे नजर नहीं आ रहा क्या तुझे? अंधा है क्या? देख नहीं रहा क्या कढ़ाई के अंदर घुस जाऊं? सब्र कर, दे भाई, दे इसको, दे पैसे दे। नाराज क्यों होता है भाई? अशफाक भाई की शादी होने वाली है। इशफाक भाई कोई बेवा नानी दादी मिल रही है क्या? इंसान का बच्चा बन दूंगा मिला के, एक अपना काम कर, चलो निकल यहाँ से, चल। दादी मिल गई, नानी मिल गई, बकवास कर रहा है। अबे भाई सुबह से अशफाक भाई का मत्था घुमा हुआ है और तू जल्दी जल्दी करे यार। ये ले पकड़ समोसे, निकल। अशफाक भाई ये मैं क्या सुन रही हूँ? वो अनवर मिस्त्री बता रहा था कि कोई लमडिया फोन करती है तुमको रात को। अरे यार क्या हो गया तेरे को? धंधे का टाइम है यार, ध्यान दे, देख कितने गाहक खड़े हुए, बिला वजह की बातें कर रहा है, बिला वजह की यार। दोस्त की मौजूदगी में अशफाक का फोन बजने लगा। उसने एक नजर फोन पर डाली और फिर दोस्त के हाथ में करछा थमा दिया। मैं कह रहा था ना कोई करती है फोन तुम्हें और तुम मुझसे छुपा रहे हो। अबे बात सुन यार, वक्त की तरफ 2 मिनट रुक, मैं भी आया। दोस्त ने पकौड़ों का इंतजाम संभाल लिया और अशफाक एक तरफ होकर बात करने लगा। ये कोई औरत थी जो अपना नाम नसरीन बताती थी। अशफाक और मुबैना नसरीन नामी औरत के दरमियान काफी दिनों से टेलीफोन पर बातचीत हो रही थी और अशफाक उस औरत के इश्क में दीवाना था जिसे उसने अभी तक देखा तक नहीं था। एक दिन अशफाक और मुबैना औरत नसरीन फोन पर बात कर रहे थे और अशफाक उससे वीडियो कॉल का मुतालबा कर रहा था। देख भाई अब ऐसे नहीं चलेगा भाई, अपनी शक्ल तो दिखा दे, वीडियो कॉल करूँ तुझे, वीडियो कॉल। उधर नसरीन जो चेहरे को ढांपे हुए थी किसी कॉलेज की लड़की से मुशाबे लग रही थी। अशफाक तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं तुम्हें वीडियो कॉल नहीं कर सकती, घर में सब होते हैं। अच्छा अपनी तस्वीर तो भेज दे। भेज दूंगी लेकिन अभी नहीं। तुम क्या मुझसे हर वक्त फरमाइशें करते रहते हो? जो मैंने फरमाइश की उसका क्या, और दावा करते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। जाओ, मैं अब तुम्हें कोई फोन नहीं करूंगी। ना 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 ऐसा मत करना, दिल टूट जाएगा मेरा। देख असल में दुकान पे इतना रश होता है ना, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। बस तेरा आज पक्का वादा है तुझे मैं आज मोबाइल लाजमी भेज दूंगा। लेकिन भेजूंगा? अरे तेरा कोई अता पता तो है नहीं। अरे आस पास ही रहती हूँ, तुम जब खरीद लो ना तो मुझे फोन कर देना, मैं अपने कजन को भेजूंगी निशानी बताकर, तुम उसको दे देना, मुझे मिल जाएगा। तुम्हारा कजन पूछेगा नहीं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या है? ये तुम उल्टी सीधी बातें क्यों करते हो? ये मेरा मसला है ना, और अगर पता चल भी गया तो कह दूंगी कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। क्या? लेकिन घबरा गए ना, नहीं कर सकते शादी। कोई बात नहीं, मैं समझ जाऊंगी कि एक बेवफा इंसान मेरा दिल तोड़कर चला गया। बस रहने दो, नहीं चाहिए तुम्हारा फोन, अपने पास ही रखो। अल्लाह हाफिज। नसरीन, नसरीन, अरे हेलो हेलो नसरीन। नसरीन ने अचानक फोन कर दिया। अशफाक पागलों की तरह उसके नंबर पर कॉल करता रहा लेकिन नंबर बंद था। नसरीन नामी मुबैना लड़की अपनी मर्जी से राब्ता खत्म कर देती थी और जब जी चाहता था अशफाक को फोन कर लेती थी। नसरीन की सदा ने अशफाक को उसका दीवाना बना दिया था। उसका दिमाग मुबैना नसरीन के कंट्रोल में था, उस पर इश्क का भूत सवार था और वो अपनी जमा पूंजी नसरीन पर बेदरेग लुटा रहा था। सुबह होने वाली थी। अशफाक का बड़ा भाई जो किसी मस्जिद में मुअज्जिन था घर में वुजू कर रहा था। अरे अशफाक तो अभी तक जाग रहा है, चल नमाज पढ़ने चल, नमाज का टाइम हो गया। हाँ भाई वो रात को नींद नहीं आई तो आपको बताया नहीं, मेरी रिश्ते की जो है बातचीत चल रही है। देखे ना भाई इतनी उम्र हो गई है, मैं भी सोच रहा हूँ कि अब शादी कर ही डालूं। वाह भाई वाह, शादी की बात चल रही है, भाई को पता भी नहीं। अच्छा मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, वापिस आकर फिर इस मौजू पर बातचीत करेंगे। भाई तो मस्जिद चला गया और अशफाक फोन लेकर बाहर टहलने लगा। अचानक उसी नसरीन का फोन आ गया। अशफाक देखो कोई सवाल मत करना, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना? हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। अच्छा बात सुनो, तुम इसी वक्त नहर के पास जो पार्क है ना वहाँ आ जाओ,
मैं भी चुपके से आती हूँ, हम आज ही कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मगर वो, अरे अगर मगर कुछ भी नहीं, बताओ तुम आते हो कि नहीं? हाँ ठीक है, आता हूँ भी आता हूँ। अशफाक को घर से गायब हुए 2 दिन गुजर गए थे तो उसके बड़े भाई को फिक्र लाहक हुई। अभी वो थाने रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा ही था कि उसे एक कॉल मौसूल हुई। मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारा भाई मेरे पास है। कौन हो भाई तुम? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन हो? ज्यादा सवाल मत करो, भाई की जिंदगी जाती हो तो 60 लाख का इंतजाम करो, फिर हम फोन करके बताएंगे कि क्या करना है। पुलिस को बताने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अरे बात तो सुनो भाई, कौन हो तुम भाई? बात तो सुनो मेरी, कौन हो? हेलो। फोन बंद हो चुका था। शब्बीर ने देखा कि अशफाक का भाई थानों के चक्कर लगा रहा था, लेकिन हर जगह उसे ये कहकर टसाया जा रहा था कि ये दूसरे थाने का केस है। पुलिस के रवैये से मायूस होकर अहले महल्ला और अशफाक के खानदान वालों को एहतजाज करना पड़ा। अशफाक को लापता हुए 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया है, लेकिन आज तक वाक़े की FIR दर्ज नहीं हुई। ये है अशफाक के अहले खाना जो पुलिस से मदद मांग रहे हैं। मेरा भाई चंद दिन से गायब हो गया है और अचानक उसका नंबर बंद हो गया है और कुछ दिन के बाद उसके नंबर ऑन हुआ है। उन्होंने बोला है कि मेरे पास अगवा के उन्होंने कहते नहीं से मार देंगे। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे, मेरे पास इतनी डिमांड नहीं है। वो बहुत गरीब बंदा था जी, वो समोसे पकौड़े बनाता था, अपना कारोबार करता था। उसको एक लड़की की तरफ से फ़ोन आते थे, उसको शादी का झांसा देकर उसने बुलाया है। अब वो गायब है। अब उसके वर्षा को जो है ना 50 लाख की वो डिमांड करते हैं कि हमें 50 लाख रुपये दो तो फिर हम इस बंदे को छोड़ेंगे। लिहाजा आला हुकाम से मेरी अपील है कि मेहरबानी करके गरीब शख्स की हेल्प की जाए और उसको बाजियाब कराया जाए। शब्बीर का कहना है कि पुलिस फौरी तौर पर वाक़े की FIR दर्ज करे और डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करे और अशफाक को बरामद करे। अशफाक का माजरा जानकर शब्बीर ने लोगों से, खास तौर पर नौजवानों से कहा है कि वो किसी अजनबी औरत से बात करते वक्त बहुत एहतियात करें, क्योंकि ये धोखे और फरेब से समाज दुश्मन अनासिर लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटने की कोशिश कर रहे हैं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।